जब से GSTR 2B की एडवाइजरी आई है या GSTR 2B के बारे में छोटी से लेके बड़ी अपडेट आई है, तब से लेके आज तक काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे हैं GSTR 2B पे कि क्या ये एक रिटर्न है, हमें भरनी पड़ेगी। अगर रिटर्न है तो इसकी क्या ड्यू डेट है, टर्नओवर लिमिट क्या है, अगर ये रिटर्न नहीं है तो फिर ये क्या है। दूसरा, इसमें अगर कोई इनपुट आ रहा है तो क्या हम इससे कम या इससे ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसको लेट फाइलिंग करेंगे तो क्या पेनल्टी है। ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आपके सारे डाउट्स इस एक सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों एक एक टेबल की बात करते हैं। पहले कुछ एक बेसिक्स क्वेश्चंस में कम आपको जवाब देता हूं, क्योंकि अगर वो आपका कोई क्वेरी होगी और वो इन बेसिक्स में कवर हो जाएगी तो आपको ये वीडियो एंड तक देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं टेबल वाइज समरी पे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि GSTR 2B कोई रिटर्न नहीं है। जी हाँ, GSTR 2B कोई रिटर्न नहीं है, आपको GSTR 2B भरनी नहीं पड़ेगी, पहली चीज। फिर GSTR 2B है क्या? तो दोस्तों GSTR 2B एक ITC स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ भी साफ लिखा हुआ है, ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है। GSTR 2B एक ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हमें GSTR 2B कहीं भी फाइल नहीं करनी है। ये आप जो 3B में इनपुट लेते थे, तो 2B एक तरीके से 3B का ही पार्ट है कि आपकी ITC ऑटोमेटिक सिस्टम खुद बनाएगा। इतने दिन जो आप 3B में अमाउंट खुद पंच कर रहे थे, अब 2B में सिस्टम वो काम आपके लिए करने वाला है। आपको देखना है कि क्या आप उस चीज को 3B में ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। ऑल्दो 2B से ऑटोमेटिकली डेटा 3B में जा सकता है, बट आप उसको, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि क्या 2B का डेटा ही मुझे 3B में लेना है, क्या मैं उसको एडिट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप एडिट कर पाओगे। वो नॉन एडिटेबल नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। वो हम एक एक जब पॉइंट डिस्कस करेंगे टेबल वाइज, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों GSTR 2B की जो पहली टेबल आपको दिखेगी वो दिखेगी ITC अवेलेबल समरी। दोस्तों दो टेबल होने वाली है इसकी, एक होगी ITC अवेलेबल, दूसरी होगी ITC नॉन अवेलेबल। तो ITC अवेलेबल में क्या क्या आने वाला है? ITC अवेलेबल में सबसे पहले आएगा पार्ट ए, जो बात करेगा कि आप क्रेडिट 3B में ले सकते हैं। मे बी क्लेम्ड, यहाँ वर्ड यूज है मे बी क्लेम्ड, मतलब आप चाहो तो छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। क्योंकि हो सकता है ये जो GSTR 2B है, ये तो आपके GSTR 2A में जो डेटा आएगा उससे ऑटोमेटिकली सिस्टम बनाने वाला है। अब GSTR 2A में हो सकता है कोई गलत इनपुट भी आ रही हो, आपने कुछ परचेज किया ही नहीं हो वो भी आ रही हो, या फिर आपने कुछ परचेज किया हो वो इनएलिजिबल हो। इसलिए अगर 2B में कोई इनपुट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको लेना ही लेना है या लेना पड़ेगा। अगर आपका नहीं है या फिर आप इनएलिजिबल हो तो उसको छोड़ सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 2B में इनपुट नहीं आ रहा तो क्या आप उसको इनपुट को नहीं ले पाओगे? नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल उस इनपुट को ले सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। बस ध्यान रखिए कि रूल 36 सब रूल 4 आप फॉलो कर रहे हो। रूल 36 सब रूल 4 आई बटन में आपको मिल जाएगा। वैसे ये रूल बोलता है कि GSTR 2A में जितना अमाउंट आ रहा है, जितनी आपकी क्रेडिट आ रही है, उसके 10% एक्स्ट्रा तक आप प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हैं। तो दोस्तों सपोज करो GSTR 2 में आपके 100 रुपए आ रहे हैं, वही अमाउंट उठ के आपके 2B में आने वाला है, बट आपकी एक्चुअल क्रेडिट है 150 रुपए, तो आप कितनी ले सकते हो? 100 प्लस 10%, तो आप 110 रुपए की क्रेडिट ले सकते हो। 2B में आ रहा था 100 रुपए, फिर भी आप कितने ले सकते हो? 110 रुपए की। तो ये एक एडवाइजरी है, ये एक फॉर्म है, एक पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू ये 36(4) को सब रूल सब आउट नहीं, 36 रूल 36 सब रूल 4 को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो आप 10% की जो लिमिट है आपके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजनल क्रेडिट लेने की, तो वो आप क्रेडिट अभी भी ले सकते हो दोस्तों। तो आई बिलीव आपके जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। अब टेबल पे मैं आता हूं, क्या बोल रही है अलग अलग टेबल्स। तो पहला पार्ट जो होगा वो ITC अवेलेबल की बात करेगा। उसमें पहले पार्ट के पार्ट ए में जो टेबल नंबर 3 है ITC अवेलेबल की बात कर रही है, इसका पार्ट ए है, वो बात करेगा कि आप ITC ले सकते हो। पार्ट ए में फर्स्ट जो टेबल है वो आपकी आती है ऑल अदर ITC। ऑल अदर ITC से मतलब है रिवर्स चार्ज की नहीं आएगी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं आएगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की नहीं आएगी और इंपोर्ट ऑफ सर्विस की नहीं आएगी। उसके अलावा जितनी भी आपके GSTR 2A में आपके सप्लाई एंड इनवॉइसेस चढ़ाए हैं वो आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं दोस्तों। तो अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो आप इसका इनपुट ले सकते हो, और नेगेटिव है तो आपको इसका इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों होगी, ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो दोस्तों ये दो चीज आपको दिख रही होगी। ये जो टेबल बनने वाली है 1 नंबर की टेबल, इन 4 डिटेल से बनेगी। B2B इनवॉइस, B2B डेबिट नोट, B2B इनवॉइस अमेंडमेंट, डेबिट नोट अमेंडमेंट। तो अगर किसी इनवॉइस में अमेंडमेंट होता है, वैल्यू उसकी कम की जाती है, या किसी डेबिट नोट में अमेंडमेंट होता है,
उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाए। हम सबको पता है कि हम जो इनपुट लेने की कंडीशन है वो यही है कि हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट है या तो इनवॉइस और उससे रिलेटेड डेबिट नोट। ये बात लिखी है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। तो अगर हमारे पास वो है जीएसटीआर 2A में आ रहा है तो वो जीएसटीआर 2B में भी आएगा, हम उसका इनपुट ले सकते हैं। अगर सप्लायर ने बाद में आपके इनवॉइस में या डेबिट नोट में कोई अमेंडमेंट कर दिया और वो अमेंडमेंट रिवर्सल साइड है कि पहले जहां 100 रुपए का था अब उसको 50 रुपए का दिखा दिया, तो किसी कारणवश इन कारणों की वजह से यहाँ पे आपका नेगेटिव में भी फिगर आ सकती है। तो अगर नेगेटिव में फिगर आ रही है तो आपको रिवर्स करनी ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे साफ लिखा है इफ दिस इज नेगेटिव क्रेडिट सेल बी रिवर्स। यहाँ पे वर्ड उन्होंने यूज किया सेल बी रिवर्स, आपको रिवर्स करनी ही पड़ेगी। और अगर पॉजिटिव है और आपको लगता है कि वो इनपुट आप ले सकते हो तो आप वो इनपुट, ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, आप चाहो तो ले सकते हो, बस बाकी शर्तें आप पूरी कर रहे हो। तो पहली पार्ट ए की जो पहली टेबल नंबर 1 है, इसमें जो जीएसटीआर 2 में अब तक आपका इनपुट आ रहा था ये नॉर्मल वही चीज है जो आप अभी तक भरते हो आ रहे थे। जीएसटीआर 3B के 4A 5 में ये वो डिटेल यहाँ पे आने वाली है। इतने दिन अपन मैनुअली डालते थे, 2B में ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप वहां से ये डिटेल 3B में यूज कर सकते हो दोस्तों। बट आपको ये देखना है कि क्या ये आपकी एक्चुअल इनपुट है या नहीं है, आपको आपकी बुक से जरूर इसको वेरीफाई करना है। दूसरा आता है दोस्तों इसमें टेबल 2 जो आती है वो बात करती है आईएसडी से, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर कोई इनपुट आ रहा है उसने अपनी जीएसटीआर 1 में दिखाया है तो जीएसटीआर 2A में वो जाएगा। उसने अपनी जो भी रिलेटेड रिटर्न है जीएसटीआर 5 जीएसटीआर 6 जो उनकी रिटर्न है उसमें उन्होंने दिखाया है तो आपकी जीएसटीआर 2A से होता हुआ वो जीएसटीआर 2B में आएगा और वहां से आप रिलेवेंट कॉलम में 3B के क्लेम कर सकते हो। और रिलेवेंट कॉलम होने वाला है जीएसटीआर 3B का 4A4। अगर आईएसडी 4 ने नहीं दिखाया है या कम अमाउंट दिखाया है तो रूल 36(4) आप यूज करते हुए 10% तक इनपुट ले सकते हो, जितने भी यहाँ पे आपको 2A में शो होने वाली है। और जो 2A में शो हो रही है वही 2B में शो होने वाली है। तो 2B में जितना अमाउंट आपको शो हो रहा है उसके 10% तक एक्स्ट्रा अपना प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि 2B कहीं भी 36(4) को ओवरराइड नहीं कर रहा है। तो पार्ट ए बात कर रहा है आईटीसी अवेलेबल की, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, फिर सेकंड पार्ट हम डिस्कस और सेकंड टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड टेबल पे दोस्तों। थर्ड टेबल बात करती है रिवर्स चार्ज की। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बग डाउट यही आ रहा था कि रिवर्स चार्ज कैसे ऑटो पॉपुलेट होने वाला है, क्योंकि रिवर्स चार्ज का बिल तो हम कहीं दिखाते ही नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल अभी भी सेम चीज है, टेबल नंबर 3.1D जो हम भरते हुए आ रहे थे जीएसटीआर 3B की, उस टेबल नंबर 3.1D के हिसाब से अगर हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली आने वाला है दोस्तों, और उसको आप 4A3 में एज ए इनपुट यूज कर सकते हो। अगेन अब चलते हैं हम दोस्तों इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स अभी अवेलेबल नहीं है पोर्टल पे, बट सितंबर से अवेलेबल होने वाला है। तो अब से 12 सितंबर से जो भी आप अगस्त में आपने जो भी गुड्स इंपोर्ट किया होगा 12 सितंबर से आप देख सकते हो, आपको 2B में उसका इनपुट दिखने वाला है। तो आप वो इनपुट भी ले सकते हो जीएसटीआर 3B के रिलेवेंट हेडिंग जो कि है 4A1 में। और अगर ये फिगर नेगेटिव आ रही है तो आपको 4B2 में उसको रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, बट ये ध्यान रखना है हमें कि क्या वो क्रेडिट हमसे परटेन कर रही है, क्या कहीं गलत तो हमारे नंबर पे नहीं चढ़ गई है, और बाकी जो कंडीशन है इनपुट लेने की सेक्शन 16(2) की, वो कंडीशन अपन फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन चीजों का हमें पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलते हैं हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बाद में पार्ट बी आता है रिवर्स चार्ज हम देख चुके हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स देख चुके हैं। अब पार्ट बी बात करता है आईटीसी रिवर्सल कि इस केस में यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा उसका हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अमाउंट ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा होगा आपके क्रेडिट नोट की वजह से। आपके सप्लायर ने आपको कोई माल बेचा, आपने उसका इनपुट ले लिया, बाद में हो सकता है आपने गुड्स रिवर्स किया, उस केस में वो क्रेडिट नोट इश्यू करेगा और क्रेडिट नोट अपने जीएसटीआर 1 में दिखाएगा। तो उसकी डिटेल यहाँ पे आने वाली है। तो अगर ये फिगर पॉजिटिव आती है दोस्तों तो पॉजिटिव आने पे आपको क्रेडिट रिवर्स करनी है, और नेगेटिव आती है तो आप उसका इनपुट ले सकते हो। नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि उसने या तो पुराने क्रेडिट नोट में कुछ न कुछ रिवर्सल किया होगा इसलिए नेगेटिव आ गई, क्योंकि शुरू में जब नेगेटिव तब आ रही है जब पहले वो कभी पॉजिटिव आई होगी। तो पहले कभी जब पॉजिटिव आई होगी तो हमने रिवर्स कर दिया होगा, और अगर अब नेगेटिव आ रही है वो, तो हम उसका इनपुट ले सकते हैं। एक तो आपके सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट्स डाले हैं या उनमें अमेंडमेंट किया है वो, या फिर जो रिवर्स चार्ज के क्रेडिट नोट्स हैं उनसे अमेंडमेंट की डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये थी रिवर्सल की बात जो पार्ट बी कर रहा था। अब हम चलते हैं दोस्तों
आईटीसी नॉट अवेलेबल समरी पे। ये थी आईटीसी अवेलेबल की। अब आईटीसी नॉट अवेलेबल समरी, इसमें मैं आपको पूरी स्टेबल वाइज नहीं बताऊंगा, मैं आपको दो ही केसेस बताऊंगा इसमें कि यहाँ पे कौन सी डिटेल आने वाली है। यहाँ पे दो तरह की डिटेल आएगी। एक तो जो सेक्शन 16(4) को डिफीट कर रही है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है इनपुट लेने की, हम सबको पता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने की जो नेक्स्ट सितंबर है उसकी ड्यू डेट है। तो उसकी ड्यू डेट के बाद अगर कोई इनवॉइस डाले जा रहा है, जैसे कि 19-20 है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपने कोई माल परचेज किया, उसका जो बिल है आपके सप्लायर ने नहीं दिखाया है। कब तक नहीं दिखाया है? उसके सप्लायर ने नहीं दिखाया है 20 अक्टूबर 2021 तक नहीं दिखाया है, उसके बाद दिखाया है, तो उसका इनपुट आपको नहीं मिलने वाला है, पहली चीज। दूसरा, उसमें कौन सा केस आने वाला? दूसरा इसमें केस आने वाला है कि अगर आपने इंटर स्टेट कोई सप्लाई है, इंटर स्टेट कोई सप्लाई है, हो सकता है आपके सामने वाली जो पार्टी है उसके लिए वो सप्लाई इंट्रा स्टेट हो। मान लो कि आप राजस्थान से हो, आपने दिल्ली से कोई सप्लाई ली, आपने लेट सपोज कोई सर्विस ली, आप दिल्ली में गए, दिल्ली में आपने कोई होटल बुक करी, आपने आपकी फर्म का जीएसटीआर नंबर दे दिया, आप राजस्थान से थे, आपने राजस्थान का नंबर दिया, बट दिल्ली वाले के लिए वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट माना जाता है। तो जो दिल्ली वाला था उसके लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट ही हुई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट ही डालने वाला है, राजस्थान नहीं डालेगा। अगर ऐसा केस है, आपका सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट है और आप जो रिसिपिएंट हो आपका कोई दूसरा स्टेट है, इस केस में आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस केस में आपको उसका इनपुट नहीं मिलने वाला है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि अगर हम इंटर स्टेट कोई सप्लाई ले रहे हैं तो हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे बिल पे आना जरूरी है। इस चीज का तो हमें ध्यान रखना ही है। बाकी अगर आपको तो लग रहा है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है क्योंकि आपने दूसरे स्टेट से ली है, बट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उस केस में आप रिसिपिएंट तो दूसरे स्टेट के हो सकते हो, बट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन के हिसाब से वो प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें माना जाएगा सेम स्टेट से मतलब दिल्ली, जहां पे आपने होटल रेंट पे ली थी। उस केस में वो आपसे दिल्ली का जो एसजीएसटी होगा और सीजीएसटी होगा वो चार्ज करने वाला है। वो आपको आपके ना 2A में दिखेगा और ना ही वो आपको आपके 2B में वो नहीं दिखने वाला है। 2B में अगर वो दिखता भी है, 2B में अगर दिख भी जाएगा तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कहीं बाहर स्टेट जा रहे हो और आप उसका इनपुट लेने वाले हो। तो दोस्तों इस पे अभी कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑल्दो इस पे इनपुट मिलना चाहिए, इनपुट इस पे ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बट अभी सिस्टम रेस्ट्रिक्शन इन्होंने कर दिए हैं, साफ साफ सिस्टम दिखाएगा कि इसकी आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे काफी डाउटफुल है ये चीज, काफी लिटिगेशन वाली चीज है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप ये हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इसका समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थी टेबल आईटीसी नॉट अवेलेबल समरी। तो ये बेसिकली डिटेल्स थी दोस्तों। अब बात करते हैं हम एडवाइजरी पे कि इसमें कौन से पीरियड की कब कब हमें 2B में दिखने वाली है। तो दोस्तों आपको 2B में जो दिखेगी, सबसे पहले तो 2B आपको कब दिखेगा? 2B आपको दिखेगा 12 तारीख को, जो 11 तारीख आपकी ड्यू डेट होती है। जैसे कि मैं जुलाई की बात करता हूं, जैसे अपन अगस्त की बात करते हैं, अभी फिलहाल अगस्त की जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है 11 सितंबर, तो आपको दिखेगी 12 सितंबर को आपकी जीएसटीआर 2B। 12 सितंबर के बाद आप 3B अपनी फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि उसमें क्या अगस्त के सारे बिल दिखेंगे? तो दोस्तों अगस्त के मंथ में आपने जो भी परचेज करी है, आपके सप्लाई ने 11 सितंबर तक जितने इनवॉइस चढ़ा दिए हैं वो आपको जीएसटीआर 2B में दिखेंगे। 11 सितंबर के बाद उसने पुराने पीरियड के, चाहे अगस्त हो चाहे जुलाई हो, उससे पुराने पीरियड के 11 सितंबर से के बाद उसने, तो मतलब 12 सितंबर से लेके उसने अगली जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 की 11 अक्टूबर, उस तक जो भी बिल दिखाए हैं उसने, चाहे वो अगस्त के हो, चाहे वो जुलाई के हो, चाहे जून के हो, पिछले किसी भी पीरियड को हो, वो आपको अगले सितंबर की जो आप जीएसटीआर 3B भरोगे तो उस समय आपको अगले सितंबर की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो आपको रिलेवेंट मंथ में तो ड्यू डेट तक उन्होंने जितना दिखा दिया है वही दिखने वाला है, उसके बाद का आपको नेक्स्ट मंथ में दिखेगा, बशर्ते उन्होंने वो चीज नेक्स्ट मंथ की ड्यू डेट के बाद मतलब 12 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक दिखा दी हो। तो क्या इसका मतलब वो 12 सितंबर को दिखा रहा है तो क्या मैं अगस्त का इनपुट नहीं ले पाऊंगा? आप दोस्तों बिल्कुल इनपुट ले पाओगे, इनपुट डिनाई नहीं है। रूल 36 सब रूल 4 आप फॉलो कर रहे हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। 10% तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो अगर आपने 10% तक एक्स्ट्रा ले लिया है, फिर अगले महीने की 2B में जब वो अमाउंट वापस दिख रहा है तो आपको उसका दोबारा से इनपुट नहीं लेना है, क्योंकि अगेन वहां पे वर्ड यूज हो रहा है इनपुट में बी अवेल्ड, तो आपको दोबारा उसका इनपुट नहीं लेना है किसी भी हालत में।
बस आपको ये ध्यान रखना है, रूल 36(4) आपका फॉलो हो रहा हो, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आपका फॉलो हो रहा हो, सेक्शन 16 आपका कंप्लीट फॉलो हो रहा हो, इस केस में आपको इनपुट लेने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल GSTR 2B के बारे में। ये GSTR जो 2B की एडवाइजरी है, ये हमने नीचे आपको लिंक दिया है फेसबुक पेज की, उस पर भी अटैच कर दिया, वहां भी इसको रीड आउट कर सकते हो। अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट लग रहा है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एडवाइजरी अभी हम GSTR 2B जो हमने देखी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई डाउट है तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। नीचे मैंने लिंक भी दिया है, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसके थ्रू हम फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।